एक छोटे से गांव में गिरधारी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विमला और बेटे लखन के साथ रहता था। गिरधारी के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह छोटी मोटी फसल लगाता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन गिरधारी खेत में काम कर रहा था, तभी सेठ भीमसेन अपने नौकर के साथ वहां आया। गिरधारी ने उन्हें आते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, अरे आइए सेठ जी, बताइए कैसे हो। ठीक हूँ, ये बता, तूने वादा किया था कि इस बार की फसल बेचकर पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार भी तूने मेरा उधार नहीं चुकाया। गिरधारी की आंखें झुक गईं। सेठ जी, आपको तो पता ही है, शादी के बाद मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। शहर के डॉक्टर को दिखाना पड़ा, सारे पैसे उसी में लग गए। अब बताओ मैं आपके पैसे कैसे चुकाता। देख गिरधारी, हर बार तेरा कोई ना कोई बहाना निकल ही आता है। कभी बीमारी, कभी सूखा, कभी बीज खराब। अब बहुत हुआ, आज से तू इस जमीन पर खेती नहीं करेगा। अब से ये जमीन मेरी है। गिरधारी चौंक गया। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन तो मेरे बाप दादा की निशानी है। निशानी विशानी मुझे मत समझा। जब तक तू मेरा पैसा नहीं चुकाएगा तब तक इस जमीन पर कदम भी मत रखना। चल अब यहाँ से बाहर निकल। गिरधारी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ कह नहीं सका। निराश मन से वह खेत के बाहर निकल गया। सेठ भी अपने आदमी के साथ वहां से चला गया। गिरधारी घर की ओर जा रहा था। उसके कदम भारी थे, मन में अपमान की आग जल रही थी। कितनी मेहनत की इस मिट्टी पर और आज उसी से बेदखल कर दिया गया। तभी कुछ सोचकर उसे गुस्सा आ गया। वह तेजी से घर गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि लखन आंगन में खाट पर लेटा हुआ था और बांसुरी बजा रहा था। गिरधारी का खून खौल उठा। बस यही काम रह गया है तेरा, दिन भर पड़े पड़े बांसुरी बजा। लखन घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ बापू, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज सेठ ने हमें हमारी जमीन से निकाल दिया। विमला अंदर से दौड़ती हुई आई। अरे ये क्या कह रहे हो जी? जमीन कैसे छीन सकता है वो? उधार का पैसा नहीं चुका पाया ना, बस उसी का बहाना बना लिया। बापू, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हालात इतने खराब हैं? तुझे बताकर क्या करता? तू तो दिन भर गांव में दोस्तों के साथ घूमता रहता है। तेरे जैसा बेटा मिलने से तो अच्छा था मेरी कोई औलाद ही ना होती। अरे मैं ही जानता हूँ कि मैं तुझे कैसे झेलता हूँ। लखन का चेहरा तमतमा उठा। अरे आपको किसने कहा कि मुझे झेलो? जब आते हो मुझे उल्टा सीधा सुनाते हो। सुन ले, जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन तुझे पता चलेगा। अरे क्या पता चलेगा, रोज यही ड्रामा रहता है। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही गिरधारी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तेजी से लखन का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक ले गया। बहुत शौक है ना तुझे घर से जाने का? जा, निकल जा यहाँ से, और कभी यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। विमला बीच में आई। अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं? गुस्से में कोई फैसला मत कीजिए। ठीक है, जा रहा हूँ, और आज से मैं भी इस घर में कभी वापस नहीं लौटूंगा। हाँ हाँ, चला जा यहाँ से। वैसे भी तेरे जैसे निकम्मे की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। लखन ने एक बार माँ की ओर देखा। विमला की आंखें आंसुओं से भरी थी। लखन गुस्से में घर से निकल गया। चलते चलते वह बड़बड़ाने लगा। समझते क्या है अपने आप को? जब जोजी में आए सुना देते हैं। चलो, मुझे भी इस बूढ़े से छुटकारा मिल गया। अब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि ये बूढ़ा मुझे ढूंढ ही ना पाए। कहते हैं मैं करता ही क्या हूँ, मेरे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब पता चलेगा। गांव की सीमा पार करते हुए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा। प्यास से गला सूख गया। कुछ दूर आगे उसे एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। लखन थककर झोपड़ी के पास बैठ गया। अरे वाह, क्या नजारा है। अब यहाँ मुझसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ मैं जब तक मर्जी चाहे सो सकता हूँ। उसने जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को हटाया और वहीं लेट गया। थकान इतनी थी कि कुछ ही क्षणों में उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसे तेजी से भूख लगी। लखन की आंख खुली। उफ, कितनी भूख लग रही है। घर में होता तो माँ अभी गरम रोटी दे देती। तभी पास ही से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आने लगी। अरे अब ये लोग कहाँ से आ गए? इन्होंने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। पर आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो चलकर देखता हूँ। वह धीरे धीरे उठकर उन लोगों की ओर बढ़ा। अरे ओ भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने लखन को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे भाई, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। सुना है यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसका मतलब ये कोई घूमने की जगह है? लखन ने पेट पकड़ते हुए कहा। चलो जो भी हो, पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो चलकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वह वहां से आगे बढ़ गया। जंगल से बाहर निकलते ही उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। लखन तेजी से दुकान के पास पहुंचा। अरे सुनो भाई, मुझे कुछ गर्मा गर्म समोसे और एक पानी की बोतल दे दो। हाँ, अभी देता हूँ।
दुकानदार ने 2 समोसे निकाले और एक पानी की बोतल निकालकर काउंटर पर रख दी। यह लीजिए भाई, आपके समोसे और पानी की बोतल, और आपके हुए 50 रुपए। क्या 50 रुपए? अरे मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? अबे तुझे क्या लगता है यहाँ मुफ्त खोरी का सामान मिलता है जो तू मुंह उठाए चला आया? कोई बात नहीं भैया, भाई मैं तो वैसे घर से निकाल दिया गया हूँ, घर वालों ने भी खाना नहीं दिया। तो मैं क्या करूं? यहाँ सबको दया दिखाने बैठूं क्या? चल हट, आगे बढ़। लखन ने समोसों की खुशबू को एक आखिरी बार महसूस किया और दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ देर पैदल चलने के बाद उसे एक छोटा सा पक्का घर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। अरे भाई, कोई है क्या? हो तो कुछ खाने को दे दो। अंदर से एक आदमी बाहर आया। अबे, तुझ जैसा आदमी खाना मांगता फिर रहा है? शरीर से तो अच्छा खासा दिखता है, जाकर कहीं काम कर ले। शर्म नहीं आती? खाना मांगते फिर रहा है। अरे भाई, तुम भी शुरू हो गए क्या? खाना नहीं है तो कम से कम पानी ही पिला दो। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। वह अंदर गया और एक लोटा पानी लाकर लखन को दे दिया। लखन ने जल्दी जल्दी पानी पिया। ठंडा पानी गले से उतरते ही उसे थोड़ी राहत मिली। धन्यवाद भाई। आदमी बिना कुछ बोले अंदर चला गया। लखन फिर से उसी सुनसान जगह की ओर लौट आया। हे भगवान, कितनी जगह मैंने मदद मांगी और कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। पिताजी ठीक ही कहते थे कि दुनिया में कोई भी बिना मतलब के तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला दिन किसी तरह बीत गया। दूसरे दिन उसने फिर इधर उधर काम तलाशने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। रात को वह फिर उसी झोपड़ी के पास आकर लेट गया। अगली सुबह वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान, बिना खाए 2 दिन बीत गए। अगर आज भी मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज किसी का कोई काम कर देता हूँ, बदले में कम से कम वो मुझे खाना तो देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बस इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। यह सोचकर वह काम की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह अपने सिर पर लकड़ियों की भारी गठरी रखे लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे, ये क्या हुआ? बाबा रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लखन दौड़कर उसके पास गया। उसने जल्दी से लकड़ियों की गठरी हटाई और बूढ़े को सहारा देकर खड़ा किया। बेटा, भगवान तेरा भला करे। आइए बाबा, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लखन ने गठरी अपने सिर पर रख ली और बूढ़े को सहारा देकर उसके छोटे से घर तक पहुंचा दिया। घर के अंदर लखन बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। क्या हुआ बाबा, आप अचानक कैसे गिर गए? क्या करूं बेटा, इस उम्र में अब ऐसा तो होता ही है, शरीर साथ नहीं देता। पर बाबा, क्या आप अकेले रहते हैं? आपका कोई बेटा नहीं है क्या? बेटा तो है, लेकिन वह काम से कहीं बाहर गया है। महीनों हो गए, कोई खबर नहीं। लखन कुछ देर चुप रहा। अच्छा, चलो मैं भी थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। असल में वह सोच रहा था कि शायद बाबा उसे कुछ खाने को कहे। आखिर लखन हिम्मत करके बोल पड़ा, बाबा, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? बेटा, वैसे तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ रुपए हैं, तुम ये ले जाओ और जो भी मिले ले आना। उसने कांपते हाथों से 20 रुपए निकालकर लखन को दे दिए। ये तो सिर्फ 20 रुपए हैं। 20 रुपए में क्या ही मिलेगा? अच्छा, ऐसा करता हूँ, 10 रुपए का आटा और बाकी के कुछ मसाले ले आता हूँ, कुछ ना कुछ बना लेंगे। वह पास की दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे थोड़ी सी मात्रा में आटा और मसाले दे दिए। लखन वापस लौटा और चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथने लगा। अरे रहने दे बेटा, मैं बना दूंगा। नहीं बाबा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, ये तो आए दिन मेरे साथ होता है, आदत हो गई है। इतना कहकर बूढ़ा खुद चूल्हे के पास बैठ गया और बड़े सलीके से मसाले मिलाकर छोटे छोटे समोसे बनाने लगा। कुछ ही देर में खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। लखन की आंखों में चमक आ गई। कुछ देर बाद दोनों खाट पर बैठ गए। अरे बाबा, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बेटा, मेहनत से बनाया हुआ खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। लखन चुप हो गया। उसने पहली बार अपने हाथों से मेहनत करके कुछ पाया था। उस दिन के बाद लखन वहीं रुक गया। वह रोज लकड़ियां लाने में बाबा की मदद करता, पानी भरता और घर के छोटे मोटे काम करता। बदले में दोनों मिलकर थोड़ा बहुत बनाते और खाते। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह लखन लकड़ियां रखते हुए बोला, बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत में कुछ सुधार है, तेरी सेवा का ही फल है। बहुत अच्छा बाबा, तो अब मैं चलता हूँ। बेटा लखन, रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। तुमने इतने दिन यहाँ रहकर मेरी सेवा की है, इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूँ। वह धीरे धीरे उठकर अलमारी के पास गया और एक छोटा सा डिब्बा निकालकर ले आया।
लखन, इस डिब्बे में एक खास तरह का मसाला है। इसे किसी भी तरह के खाने में मिला दो तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता लखन है। की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। सच में बाबा? हाँ बेटा, लेकिन इसे संभाल कर रखना। यह मेहनती इंसान के हाथों में ही अपना असर दिखाता है। लखन ने आदर से वह डिब्बा ले लिया। अच्छा ठीक है बाबा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। लखन वापस उसी सुनसान जगह की ओर चला गया। रास्ते में उसने डिब्बा खोला। अरे इसमें तो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मैं इस मसाले का क्या कर सकता हूँ? वह कुछ देर सोचता रहा। मैं एक छोटा सा ढाबा खोल लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी बाबा ने मुझे समोसे बनाना तो सिखा ही दिया है। निर्णय लेते ही वह पास के बाजार गया। एक सुनार की दुकान पर जाकर उसने अपने चांदी की चेन उतरी। भाई साहब, ये चेन बेचनी है। सुनार ने जांचकर कुछ पैसे दे दिए। लखन ने उन पैसों से आटा, तेल, मसाले और कुछ जरूरी सामान खरीदा। जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर उसने उसी झोपड़ी के पास एक छोटी सी दुकान बना ली। चूल्हा जलाया, तेल गरम किया। कुछ ही देर में समोसों की खुशबू दूर तक फैल गई। तभी एक आदमी वहां आया। अरे सुनो भाई, जरा एक प्लेट समोसे लगा देना। रुको भाई, अभी लेकर आता हूँ। लखन ने प्लेट में गरम गरम समोसे रखकर उस आदमी को दिए। आदमी ने एक कौर लिया। अरे वाह भाई, आपने तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। ऐसे समोसे तो यहाँ आसपास कोई नहीं बेचता। लखन का सीना गर्व से भर गया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। दिन ब दिन ग्राहक बढ़ते गए। लखन को पहली बार लगा कि वह कुछ बन सकता है। एक दिन वह समोसे बनाकर तैयार ही कर रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि उसकी कच्ची झोपड़ी हिलने लगी और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी उड़ गई। हे भगवान, मेरी झोपड़ी। वह टूटे हुए बांस और झप्पर के टुकड़ों को देखता रह गया। अगले दिन भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बिना छत के ही दुकान लगा ली। चलो, अब कितनी भी तेज हवा चले, मेरी दुकान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी कुछ देर बाद आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। तेल में पानी की बूंदें गिरने लगी। आटा भीगने लगा। हे भगवान, अभी तो मौसम साफ था और ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? इससे तो मेरा सारा सामान भीग जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे तो अच्छा घर ही था, थोड़ी डांट ही तो सुनने मिलती थी, पर था तो सुकून। अब तो एक एक पैसे के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर उसने अपना भीगा हुआ सामान समेटा और गांव की ओर चल पड़ा। भीगा हुआ सामान कंधे पर लटकाए लखन एक पक्के घर के सामने रुका। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। भाई, क्या मैं कुछ देर के लिए आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? देखो, जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। वह आदमी लखन को घर के अंदर ले गया। घर साफ सुथरा था। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी जिस पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। लखन की नजर उस तस्वीर पर पड़ी और वह चौंक गया। अरे सुनो भाई, यहाँ एक बूढ़े बाबा रहते थे, कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? हाँ, रहते तो थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो क्या है कि एक दिन वो अचानक गिर गए थे। मैंने उनकी मदद की और कुछ दिन मैं उनके पास भी रहा। ओ, तो वह तुम ही थे जिसने मेरे पिता की देखभाल की थी। कुछ लोग बता रहे थे कि एक नौजवान है जिसने मेरे पिता का ध्यान रखा था। हाँ भाई, लेकिन बाबा कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम भी था। माफ करना भाई, अब तुम उनसे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। क्या इसका मतलब वो दुनिया में अब नहीं रहे? हाँ, मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो देखा कि पिताजी चारपाई पर बीमार पड़े थे और अगले दिन ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसके बाद लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मुझे लगा पता नहीं तुम मुझे मिल पाओगे या नहीं, पर शायद हमारी किस्मत ठीक थी कि आज तुम खुद यहाँ आ गए। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ क्यों रहते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लखन की आंखें झुक गईं। उसने अपने पिता से झगड़े की बात, घर छोड़ने का निर्णय, भूख, अपमान और ढाबे की कहानी सब कुछ बता दिया। लखन, वैसे तुम्हारी योजना तो अच्छी है। यहाँ समोसों की मुश्किल से ही कोई दुकान है, इस वजह से तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। इतने में उस आदमी का बेटा वहाँ आया। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो। अरे बेटा, अभी इस बारिश में मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं? चिंता मत करो भाई साहब, मेरे पास अभी कुछ समोसे हैं। उसने एक प्लेट में समोसे निकालकर बच्चे को दे दिए। बच्चा खुशी से खाने लगा। पिताजी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आदमी ने भी एक समोसा उठाकर खाया। अरे वाह, समोसे तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। लगता है अब हर बार मुझे तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा। नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत हो गया। मैं जब भी दुकान लगाने की सोचता हूँ तभी कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है।
अरे नहीं भाई, ऐसे समोसे तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार है। लखन ने पहली बार उम्मीद भरी नजर से उसकी ओर देखा। कह तो ये ठीक ही रहे हैं। अगर मैंने ये दुकान नहीं चलाई तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, इनसे पैसे ले लेता हूँ और अपनी एक अच्छी सी दुकान खोलता हूँ। ठीक है भाई, पर तुम हर दिन मेरी दुकान पर आना मत भूलना। जरूर आऊंगा, और जब तक तुम संभल नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने लखन को कुछ पैसे दिए। कुछ ही दिनों में लखन ने पक्की छत और मजबूत दीवारों वाली एक अच्छी सी दुकान खोल ली। एक बार फिर उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे। एक दिन लखन की दुकान पर कुछ नए आदमी आए। अरे भाई, एक प्लेट समोसे और चाय लगा देना। सुना है तुम्हारे यहाँ के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। लखन मुस्कुराया। उसने समोसे बनाते समय फिर से बूढ़े बाबा का दिया हुआ मसाला मिलाया। अरे भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी लाओ भाई, मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा। कुछ ही देर में लखन ने प्लेट सामने रख दी। आदमी ने एक कौर लिया। अरे वाह भाई, जितना समोसों के बारे में सुना था ये तो उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। सुनो भाई, अगले कुछ दिनों में मेरे यहाँ एक फंक्शन है, याद रखना तुम्हें वहाँ भी समोसे खिलाने हैं। लखन के चेहरे पर खुशी झलक उठी। कुछ दिनों बाद बूढ़े का बेटा भी दुकान पर आया। अरे सुनो लखन, जरा अपने हाथ के गर्मा गर्म समोसे और चाय बना दो। आज बेटा कुछ ज्यादा ही जिद करने लगा तो आना ही पड़ा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब। वैसे भी मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। लखन ने आदर से समोसे और चाय परोसी। बूढ़े के बेटे ने जैसे ही समोसा खाया वह मुस्कुराया। अरे वाह, आज तो ये समोसे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। लखन ने तुरंत दराज से पैसे निकाले और उसकी ओर बढ़ाए। ये लीजिए भैया, आपके पैसे। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे उस दिन पैसे दिए। अगर आप मदद नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं होता। अरे भाई, धन्यवाद कैसा? तुमने मेरे पिता की इतनी बड़ी सेवा की थी, मैं कैसे मदद नहीं करता। लखन की आंखें नम हो गईं। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे उसने छोटी सी दुकान को एक बड़े ढाबे में बदल दिया। तेरा बहुत धन्यवाद भगवान। कहाँ मेरी जिंदगी एक बेकार आदमी की तरह गुजर रही थी और आज आपकी कृपा से मैं एक ढाबे का मालिक हूँ। पिताजी ठीक ही कहते थे कि मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं, पर अब उनके सामने कैसे जाऊं? लेकिन क्या करूं, उनकी याद भी तो बहुत आती है। तभी अगले दिन कुछ आदमी उसकी दुकान पर आए। लखन ने उन्हें समोसे और चाय परोसी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे तुमने सुना है क्या भाई, गांव में जो मंदिर है ना, उसमें कई दिनों से एक आदमी और औरत अपने बेटे को वापस होने के लिए भूखे प्यासे प्रार्थना कर रहे हैं। बेचारे कैसे बीत रही होगी उन पर। अरे काहे का बेचारा, उसने खुद ही तो अपने बेटे को घर से निकाला था, निकम्मा और कामचोर कहकर। अब खुद ही उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। अरे सुना था भाई, वो लड़का तो कोई काम ही नहीं करता था। इसी वजह से उसके बाप ने तंग आकर उसे बाहर निकाला था। यह सुनकर लखन के हाथ कांप गए। कहीं ये माँ पिताजी तो नहीं है, मुझे जाना होगा। वह तुरंत ढाबा अपने नौकरों को संभालने के लिए कहकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वह मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहा था। एक आदमी और एक औरत हाथ जोड़कर बैठे थे। लखन की सांस रुक गई। माँ पिताजी। आवाज सुनते ही गिरधारी ने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल वह खड़ा हो गया। लखन। वह दौड़कर आया और लखन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। विमला भी रोती हुई पास आ गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बाहर की ठोकर खाने के लिए घर से निकाल दिया। नहीं पिताजी, आपने मुझे बाहर निकालकर कोई गलती नहीं की। अगर आप उस दिन मुझे बाहर नहीं निकालते तो मैं इतना काबिल नहीं बन पाता। काबिल? तू क्या कहना चाहता है लखन? पिताजी, मैंने गांव से कुछ दूर एक समोसों का ढाबा खोला है। फिर लखन ने अपने साथ हुई सारी बातें गिरधारी को बता दी। गिरधारी की आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों झलक रहे थे। बेटा, मैंने तुझे कितनी जगह ढूंढा, तुझे ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए। चल अब घर चल। पिताजी, लेकिन आप एक बार चलकर मेरा ढाबा तो देख लीजिए। तीनों साथ चल पड़े। कुछ देर बाद वे ढाबे पर पहुंचे। ढाबे को देख गिरधारी सब देखकर दंग रह गया। अरे बेटा, इतना बड़ा ढाबा, क्या यह सब तूने किया है? हाँ पिताजी, यह सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपकी एक एक बात याद करके ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। यह सुनकर गिरधारी की आंखें भर आईं। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। चल अब घर चल, तेरे बिना घर सूना सूना लगता है। ठीक है, चलिए। उसकी आंखों में अब न कोई अहंकार था न कोई शिकायत, सिर्फ कृतज्ञता और अपनापन।